Very good afternoon to all of you and welcome you another session of biology class। और आज की क्लास में हम देखेंगे कि मनुष्य में जो मनुष्य है उनमें उत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरह से होती है, यूरिन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, नेफ्रॉन का क्या फंक्शन होता है और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एक्सप्रेशन प्रोसेस ह्यूमन मानव में उत्सर्जन की प्रक्रिया किस तरह से होती है। तो हम जानते हैं कि मनुष्य में दो पेयर दो मतलब एक पेयर में क्या पाए जाते हैं, किडनी पाए जाते हैं, है ना। एक पेयर किडनी पाए जाते हैं। तो हम वृक्क में जानते हैं कि बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, वृक्क में बहुत सारे एक क्वाइल ट्यूबुलर फॉर्म में एक संरचना पाया जाता है और उस संरचना को कहा जाता है, उस संरचना को नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है। और नेफ्रॉन को एक्चुअली इसको वृक्क की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कहा जाता है। ठीक है। ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन को किडनी का क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कहा जाता है। ठीक है। नेफ्रॉन वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक जो इकाई है उसे नेफ्रॉन कहा जाता है। और वयस्क जो मनुष्य होते हैं उनमें इस नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो 10 लाख होती है। ठीक है। कितनी होती है, नेफ्रॉन की जो संख्या होती है वो 10 लाख तक होती है। और ये एक्चुअली जो जो वृक्क होता है, जो किडनी होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए, एक मिनट। जैसे मान लीजिए ये है, ये जो संरचना जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये है, ये किडनी है। ठीक है, ये किडनी है। ठीक है। तो इसी किडनी में बहुत सारे ये जो किडनी है, इस किडनी में बहुत सारे क्वाइल नुमा, इसमें एक जाल नुमा संरचना फैला हुआ रहता है, जिसे कहते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
तो आप यहाँ पर ये डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये डायग्राम है। देखिए ये है किडनी है ये, ठीक है। और इसी किडनी में यहाँ पे ये जो संरचना जो दिखाई दे रही है, देखिए ये जो संरचना जो दिखाई दे रही है, ऐसी ही बहुत सारे कॉइल जाल के रूप में ये जो फैला हुआ रहता है, इसे ही कहा जाता है नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और ये कनेक्टिव टिश्यू में बहुत सारे लाखों की संख्या में पाए जाते हैं। साथ में रुधिर वाहिनी, लसिका का जो वाहिनी होती है, और मसल्स फाइबर होते हैं, और जो नर्व होते हैं, नर्व जो तंत्रिका होते हैं, उनके साथ ये स्थित होते हैं। ठीक है, और यदि इनकी संरचना देखा जाए तो जो नेफ्रॉन की जो संरचना होती है, ठीक है, नेफ्रॉन की जो संरचना होती है, एक्चुअली वो दो भागों में बना होता है। एक होता है बोमन कैप्सूल कहते हैं, और सेकंड वाले जो पार्ट है उसको बोलते हैं सेक्रेटरी पोर्शन या स्त्रवी भाग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्त्रवी भाग कहा जाता है। यदि इसका डायग्राम देख सकते हैं, यहाँ पर ये इनका डायग्राम है। ठीक है, तो जो नेफ्रॉन का एक सिरा होता है वो दूसरे सिरा से जुड़ा हुआ रहता है। देख लीजिए इस डायग्राम में देख सकते हैं, इस नेफ्रॉन का एक सिरा, ये वाला जो सिरा होता है दूसरे से जुड़ा हुआ है, और ये वाला सिरा, देखिए ये वाला जो सिरा है वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। और इनकी जो संरचना है, कैसी संरचना है, एक प्याले के समान संरचना होता है। ठीक है, और इस प्याले या जो कप नुमा जो संरचना है, इसे ही कहा जाता है, क्या बोलते हैं, बोमन संपुट कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा है बोमन संपुट। ठीक है, बोमन संपुट कहा जाता है। और बोमन संपुट की जो दीवार होती है वो एपिथेलियल जो सेल्स होते हैं उनसे बने होते हैं, और इस संपुट की जो कैविटी होता है, गुहा होता है, उनमें रुधिर वाहिकों का एक जाल बिछा हुआ रहता है। देखिए ये जो बीच वाला जो हिस्सा दिख रहा है, इसमें बहुत सारे रुधिर कोशिका वाहिकाओं का क्या होता है, एक जाल बिछा हुआ रहता है, जिसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस। यहाँ पर लिखा है कोशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो ये रीनल धमनी वृक्क में जाकर, ठीक है, कई शाखाओं में बढ़ जाते हैं। ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो धमनी वाला जो शाखा है, वो जो रीनल होता है, जो रीनल धमनी होता है, वहाँ पे जाके कई धमनिकाओं में क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, और इसी में से एक धमनिका जो होता है वो बोमन संपुट में जाकर क्या होते हैं, यहाँ पर एक जाल नुमा संरचना बना लेती है, और पुनः ये बाहर निकल कर, ठीक है, पुनः ये क्या हो जाती है, लास्ट में ये पुनः बाहर निकाल के एक अभिवाही, ठीक है, एक अभिवाही धमनिका, और जो बाहर लाती है उसे अपवाही इफेरेंट धमनिका कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और नेफ्रॉन का बोमन संपुट के पीछे में, यदि इनके पीछे वाला संरचना इसको देखा जाए तो इस पीछे वाले जो भाग होते हैं ये इंटरनल जो उपकला जो टिश्यू होते हैं उनमें पाए जाते हैं, और एक कॉइल नुमा इनमें क्या बना लेते हैं, एक संरचना बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक कॉइल नुमा, नली नुमा यहाँ पर एक क्या हुए हैं, एक संरचना बना हुए हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है स्त्रावी भाग कहते हैं। और ये जो स्त्रवी भाग होते हैं ये तीन होते हैं। ये यहाँ पर मैंने लिखा है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबल, जो समीपास्थक कुंडली नलिका, हैंडले का लूप कहते हैं, और तीसरे वाले को बोलते हैं दूरस्थ कुंडली नलिका।
ठीक है। तो पहला वाला जो है, ठीक है, प्रॉक्सिमल जो मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर एक संरचना जो दिखाई दे रही है ना, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ। ये वाला जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, ये वाला जो संरचना है, इसे ही कहा जाता है प्रॉक्सिमल पीसीटी कहा जाता है इसको, ठीक है। प्रॉक्सिमल और कन्वर्टेड ट्यूबल कहा जाता है। ये बोमन संपुट के पास, देखिए ये कहाँ पे है, इस बोमन संपुट के पास एक नलिका पाया जाता है, और ये एक्चुअली कार्टेक्स वाला जो भाग होता है वहाँ पे होता है। किडनी के जो इंटरनल पार्ट होते हैं ना, उसको कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये पीछे एक पतली सी संरचना में रहते हैं, संरचना, ठीक है। और यहाँ पर एक संरचना जो दिखाई दे रही है, ठीक है, यहाँ से जो जुड़ा हुआ है इसे कहा जाता है डीसीटी कहा जाता है, ठीक है। डीसीटी का मतलब होता है, ये जो डीसीटी है या नेफ्रॉन या वृक्क जो नलिका होते हैं, देख सकते हैं ये वृक्क नलिका का सबसे कहाँ सा, ये अंतिम वाला भाग होता है, ठीक है। अंतिम भाग होते हैं, अंतिम कहाँ पे रहता है, दूर में रहता है, इसलिए इसको दूरस्थ कुंडलिक नलिका कहा जाता है। और यह भाग छोटा तथा मोटा भी होता है, और यह बोमन संपुट के पास काटेज समय, कहाँ पे, काटेज समय स्थित होता है, और यह भाग वृक्क में ही स्थित एक नलिका में खुलता है, ठीक है। एक वृक्क में नलिका में खुलता है, और इस नलिका को कहा जाता है संग्राहक वाहिनी कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका कहते हैं, इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सीडी बोल सकते हैं, ठीक है। सीडी का मतलब होता है कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। क्या बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहा जाता है, ठीक है। और सेकंड वाला जो बच गया वो है हेनेले का लूप। तो आप देख सकते हैं कि पीसीटी के पास, ठीक है, ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी के बाद में, ठीक है, इस पीसीटी के बाद में क्या होता है, जो नेफ्रॉन होता है वो एक नली के समान, ठीक है, क्या करते हैं, एक नली के समान संरचना बना लेते हैं, जिसे ही कहा जाता है हेनले लूप कहा जाता है। तो ये जो संरचना जो दिखाई दे रहा है, एक नली के समान जो संरचना बनाया हुआ है, ठीक है, ये इस नली के समान जो संरचना है, इस नली के समान संरचना को ही कहा जाता है हेनले लूप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हेनले लूप कहा जाता है। और ये जो हेनले जो लूप होता है वो पीसीटी के जो भुजा होते हैं वहां पर ही ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 3 भागों का बना होता है, और इस स्रावी जो भाग के चारों तरफ बहुत सारे केशिकाओं का एक जाल पाया जाता है। और ये जो जाल होते हैं इस ग्लोमेरुलस से निकलने वाले जो धमनिका जो आर्टरी होता है, वो आर्टरी वहाँ पे क्या हो जाते हैं, विभाजित होते हैं। और वहाँ पर विभाजित होकर ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आपका यहाँ पर वृक्क की शाखा का सिरा बनाए हुए हैं, एक है आपका वृक्क की धमनी, और एक तरफ यहाँ पर बना हुआ है वृक्क धमनी बना हुआ है, धमनी की शाखा और धमनी यहाँ पर बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। बस इतना ही जानेंगे, इससे ज्यादा और हम ज्यादा डिटेल नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रॉन की संरचना, सॉरी फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो नेफ्रॉन का जो कार्य होते हैं, पहला कार्य है शारीरिक समस्थिति बनाए रखता, ठीक है। हमारे जो बॉडी है, ठीक है, हमारी बॉडी है मतलब जो फिजिकल रूप से, ठीक है, फिजिकल रूप से जो शरीर है उसको क्या करते हैं, इक्वालिटी बना के रखते हैं इन्हें, ठीक है, सम स्थिति बना के रखते हैं कि हर कंडीशन में मनुष्य शारीरिक रूप से क्या हो,
समान हो, उनमें कभी भी उनमें परिवर्तन न हो। ठीक है। सेकंड है शरीर में विभिन्न द्रवों का संतुलन बनाए रखते हैं। मालूम है कि हमारे शरीर में बहुत सारे लिक्विड पाया जाता है। ठीक है। चाहे वो लिक्विड ब्लड के फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे वो बोल सकते हैं जो वाटर हो, जल हो, ठीक है, और बहुत सारे और लिक्विड फॉर्म पाया जाता है। उसको क्या करते हैं, बैलेंस बना के रखते हैं। और साथ में जो नाइट्रोजन उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे मूत्र के रूप में यूरिन के फॉर्म में उस शरीर से बाहर निकलने का काम करते हैं। और साथ में शरीर में जो एसिड होता है उसे संतुलन बनाए रखता है। मालूम है कि हमारे शरीर में बहुत सारे एसिड पाए जाते हैं। जैसे कि आप याद रखना, जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, वो मूत्र यूरिन भी क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है। साथ में आपको मालूम है कि HCl पाया जाता है बॉडी में, तो ये भी एक अम्ल है। तो इस तरह से शरीर में क्या करते हैं, संतुलन बनाए रखने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। एक टॉपिक है जो लास्ट सेशन में वीडियो में छूट गया था, उसको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि फंक्शन ऑफ जो किडनी हुआ है उसको मैं बताना भूल गया था। ठीक है। तो फंक्शन ऑफ जो किडनी है, ठीक है, फंक्शन ऑफ किडनी, तो किडनी का मेन जो काम होता है वो यूरिन का निर्माण करना और साथ में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उसे बाहर निकलने का काम करते हैं। ठीक है। साथ में क्या करता है, ये जल जल ये जो जल होते हैं उस जल को संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। जल संतुलन बनाए में, क्योंकि वृत्त में बहुत वृत्त रुधिर में जल पाया जाता है और इसको अलग करता है और उसे मूत्र में मिलाकर जल की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है। साथ में ये क्या करता है, ब्लड में, ठीक है, इस ब्लड में बहुत सारे साल्ट की मात्रा पाई जाती है, उसे भी ये क्या करता है, फिल्टर करने का काम करते हैं। साथ में ये क्या करता है, इस ब्लड में जो पीएच होता है, पीएच वैल्यू जो होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, ठीक है, उससे क्या करता है, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि उपापचयी जब मेटाबॉलिज्म जब प्रोसेस होता है तो उसके फलस्वरूप रुधिर में बहुत प्रकार के अम्ल बनते हैं, है ना। तो वृक्क की नलिकाओं के द्वारा आवश्यकता से अधिक जो हाइड्रोजन जो आयन होते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन जो आयन होते हैं उस हाइड्रोजन आयन को हटाकर किडनी, ब्लड तथा शरीर में जो अम्ल क्षार होते हैं उसे संतुलन बनाए रखता है। ठीक है। नेक्स्ट जो फंक्शन है किडनी का, तो ये क्या करता है, बहुत सारे जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, कैसा टॉक्सिक होता है, टॉक्सिक कहा जाता है। ठीक है। तो बहुत सारे जो टॉक्सिक होते हैं तो ये क्या काम करता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस बोला जाता है। तो वृक्क शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई जहर पी लिए हैं तो जहर या दवाई वगैरह, क्योंकि दवाई भी एक जहर है, तो इन सभी को क्या करते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं और हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उसको क्या करते हैं, बाहर करने का काम करते हैं। ठीक है। साथ में जो किडनी होता है ये क्या करता है, किडनी विटामिन डी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ के बेस पे। ठीक है। जो किडनी होता है वो विटामिन डी को क्या करता है, एक्टिवेशन करने का काम करते हैं। याद रखना, आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि शरीर का कौन सा अंग विटामिन डी को क्या करते हैं, एक्टिवेशन करता है, तो वो होता है किडनी। ठीक है। साथ में ये जो किडनी होता है, ठीक है, ये किडनी क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर जो होता है, ठीक है, जो ब्लड प्रेशर बीपी होता है उस बीपी पर क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करते हैं। क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। एक फंक्शन और इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है एक प्रोटीन का निर्माण करता है और उस प्रोटीन को कहा जाता है इरिथ्रोप्रोटीन कहा जाता है।
आपने कभी नाम सुने होंगे इरेथ्रो। इरेथ्रो का मतलब होता है आरबीसीएस। ठीक है, तो यहाँ पर एक किडनी क्या करता है, ये जो किडनी होता है, ये किडनी क्या करता है, इरेथ्रोप्रोटीन का उत्पादन करता है, जो कि आपको मालूम है कि आरबीसीएस का निर्माण कहाँ पे होता है, बोन मैरो में होता है ना। तो बोन मैरो में ये जो इरेथ्रोप्रोटीन होता है, वहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन होता है ना। तो प्रोडक्शन ऑफ इरेथ्रोप्रोटीन ये इनका फंक्शन होता है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तो मूत्र निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, वो 3 प्रक्रिया में होती है पूरा। ठीक है, मूत्र का जो निर्माण होता है वो 3 चरणों में होता है। ठीक है, तो पहला जो होता है वो होता है अति सूक्ष्म छनन कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। और यह जो क्रिया होता है ये कहाँ पे होता है, बोमन जो संपुट होता है। ठीक है, कहाँ पे होता है, जो बोमन संपुट होता है वहाँ पे होता है ये। ठीक है, तो पहला वाला जो प्रोसेस है वो होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, और यह जो क्रिया होता है बोमन संपुट में होती है। ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल यहाँ पर मैं बता ही देता हूँ। ठीक है, ये हुआ एक प्याले के समान संरचना मैंने बताया। ठीक है, ये है एक प्याले के समान संरचना, और यहाँ पर कोशिका गुच्छा पाया जाता है, जाल बिछा हुआ रहता है ना। यहाँ से ये इधर जुड़ा हुआ रहता है, धमनी से जुड़ा हुआ है ये। ठीक है, और ये जुड़ा हुआ है धमनिका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, धमनिका से जुड़ा हुआ है, और ये धमनी से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो पाया जाता है उसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, कोशिका गुच्छ कहते हैं। ठीक है, तो यह जो क्रिया होती है नेफ्रॉन के बोमन संपुट में होती है। ग्लोमेरुलस तथा बोमन संपुट की जो बहुत सारे जो इनमें एक जाल नुमा संरचना होते हैं, और यह एक फिल्टर का कार्य करती है। और जो किडनी होता है वो धमनियों में बहता हुआ रुधिर जब इनके जो 8 धमनिका होते हैं, इस धमनिका से होते हुए जब इस ग्लोमेरुलस में जब ये जाता है, तो इसका जो दाब होता है वो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, और जब प्रेशर जब बढ़ जाता है ना, तो इनमें ग्लोमेरुलस में रुधिर की जो गति होती है वो क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। और जब अधिक दाब के कारण ग्लोमेरुलस में जब रुधिर में जब क्या होता है, जो रुधिर में मिली हुई जो यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, क्या बताया मैंने कि ये जो ब्लड है, रुधिर है। ठीक है, इस रुधिर में क्या मिला हुआ है, यूरिया मिला हुआ है। ठीक है, यूरिक एसिड मिला हुआ है, साथ में इसमें ग्लूकोज मिला हुआ है, और साथ में इसमें साल्ट वगैरह पाया जाता है। ठीक है, और अन्य अन्य अदर इसे पाया जाता है वेस्ट मटेरियल। ये सभी कहाँ पे आ जाते हैं, इस बोमन संपुट में आ जाते हैं। ठीक है, कहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पर बोमन संपुट में आ जाता है। ठीक है, ये सभी कहाँ आ जाता है, ये सभी, ये जितना है ये सभी इस जो प्याले के आकार में
जो संरचना में जो है, ठीक है, इस बोमन संपुट में क्या हो जाते हैं, इस बोमन संपुट में वो आ जाता है। ठीक है, जब बोमन संपुट में आने के बाद जो मटेरियल होता है वो क्या करेगा, छनता है। ठीक है, ग्लोमेरुलस में जाके वो छन जाता है और छनने के बाद ये बहुत सारे नलिकाओं से जुड़ा हुआ है, साथ में इनमें गतियां भी हो रही है। तो ये आगे बढ़ते बढ़ते, ठीक है, ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि यहाँ पर एक संग्रह नलिका पाया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर ये जो संग्रह जो नलिका है, ये जो संग्रह नलिका है, इस संग्रह नलिका में आके इकट्ठा हो जाते हैं और बाद में फिर ये क्या होता है, जो मूत्र वाहिनी होते हैं उस मूत्र वाहिनी में जाके यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाता है मूत्र वाहिनी में। ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से जो पहला जो प्रोसेस है, ठीक है, पहला जो हमारा प्रोसेस था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का काम हुआ ये। ठीक है, सेकंड जो प्रक्रिया है, ठीक है, सेकंड जो प्रक्रिया है उस सेकंड प्रक्रिया को कहा जाता है रीएब्जॉर्प्शन या पुनः अवशोषण की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि बहुत सारे उत्सर्जी जो पदार्थ होते हैं वो हमारे लिए उपयोगी भी होता है। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, कुछ साल्ट होता है, नमक होता है, ये क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। ठीक है, और इसी का ही क्या करते हैं, अवशोषण हो जाता है। कैसे होता है, तो देखिए ग्लूकोज और जो जल होता है और साल्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पर छनता है, वो छनता है आपके इस बोमन संपुट में। ठीक है, ये जो बोमन संपुट है, इसी बोमन संपुट में ही क्या होता है, यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन। ठीक है, ये एल है ना, फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन होता है, इसे कहा जाता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस कहा जाता है, कोशिका गुच्छ कहते हैं, इसी पे ये अलग होते हैं। और चूंकि ये पदार्थ शरीर के लिए उपयोगी होते हैं, इस कारण इन्हें यूरिन के साथ बाहर न करके इसको क्या करते हैं, पुनः इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है पुनः अवशोषित प्रक्रिया कहा जाता है। और यह जो वृक्क नलिकाओं के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं, मैंने बताया था रीनल, धमनी और शिरा पाया जाता है। मैंने बताया ना कि ये वाला जो है रीनल धमनी होता है, ठीक है, और ये धमनिका होते हैं और साथ में यहाँ पे बहुत सारे जाल में फैला हुआ रहता है। ठीक है, इससे क्या होते हैं, जुड़ा हुआ रहता है। और यहाँ पर रुधिर होता है, वो इसी कुंडलिक जो नलिका होते हैं इनमें ही ये क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये वृक्क नलिकाओं के में पहुंचता है और वहाँ पे अवशोषित हो जाते हैं। और साथ में जो ब्लड कैपिलरी होते हैं, कैपिलरी होते हैं, रुधिर केशिका कहते हैं, उनमें ये जाके लगभग 90% क्या हो जाते हैं, वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका दूसरा प्रक्रिया। ठीक है, और तीसरा वाला जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है सेक्रेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, ये जो तीसरा है वो है सेक्रेशन। ठीक है, तो हम जानते हैं कि ग्लोमेरुलस में छनन के बावजूद, ठीक है, ग्लोमेरुलस में छनन के बावजूद रुधिर में कुछ पदार्थ शेष रह जाते हैं और जिन्हें क्या कहते हैं, जो किडनी जो ट्यूब होते हैं, नलिका होते हैं, उनमें दीवार की जो कोशिकाएं होती है वो अवशोषित कर लेती है
क्योंकि ग्लोमेरुलस में आने वाली जो केशिकाएं होती है वो वृक्क नलिका के चारों तरफ जाल के रूप में स्थित होती है। ठीक है, तो वृक्क नलिका के द्वारा जो अवशोषित जो पदार्थ होते हैं, जैसे बताया था यूरिया, यूरिक अम्ल, अमोनिया होते हैं, वो किडनी के नलिका की कोशिकाओं में क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, और मैंने बताया था कि अनुपयोगी पदार्थ होते हैं वो एक जो संग्रह नलिका बताया था, इसी संग्रह नलिका में जाके क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और इसी संग्रह नलिका से यहाँ से किडनी जुड़ा हुआ रहता है और इस किडनी से मूत्र वाहिनी जो होता है, ठीक है, और यहाँ पर मूत्राशय में जाके वो क्या हो जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, तो अपशिष्ट जो द्रव होता है वो मूत्राशय में निष्कासन के लिए एकत्रित होता है और ये समय समय पर ही बाहर निकाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूरिया और यूरिक अम्ल और जो अमोनिया होते हैं वो नलिकाओं में जाके विकसित हो जाते हैं और ये यूरिन में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं। ठीक है, और साथ में यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो रुधिर में जो कंसंट्रेशन होते हैं उनको बनाए रखने का भी ये क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इनमें क्या होते हैं, इस प्रावण की जो प्रक्रिया होती है वो चलती है। ठीक है, और एक बात और कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट कि एक प्रतिदिन एक जो स्वस्थ व्यक्ति होता है वो लगभग, ठीक है, 1 से लेके 1.5 लीटर मूत्र क्या करते हैं, उत्सर्जन करने का काम करता है। ठीक है, क्लियर। एक पॉइंट है जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल से लिखा है, आप इसको पढ़ लेना कि कभी कभी क्या होता है, किडनी फेल हो जाते हैं। ठीक है, किडनी फेल होने के कई कारण हो सकते हैं कि संक्रमण के कारण भी हो सकता है, चोट लगने के कारण हो सकते हैं, या उनमें वृक्क में सीमित मात्रा में ब्लड फ्लो करने की वजह से भी हो सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है, खराब हो जाते हैं और जो यूरिया और जो अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो ब्लड में जाने से क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि शरीर में जल की मात्रा भी नियंत्रित नहीं हो पाती और ऐसी स्थिति में अगर रोगी है उसका उचित उपचार न किया जाए तो इन कंडीशन में क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए यहाँ पर एक किडनी को ट्रांसप्लांट करने का काम करते हैं, क्या बोलते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कहा जाता है, प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक है, कभी कभी और होता है कि जो क्षतिग्रस्त जो किडनी होते हैं यदि इसको हटा दिया जाए और किसी स्वस्थ व्यक्ति के शल्य चिकित्सक के माध्यम से उसको क्या हो जाते हैं, प्रत्यारोपित कर भी सकते हैं। यहाँ पर ये नेचुरल रूप में होता है। ठीक है, ट्रांसप्लांट की जो प्रक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए ये एक मेल है, ठीक है, और ये दूसरा मेल है। ठीक है, मान लीजिए इसका किडनी खराब हो गया है और इसका किडनी है इनके पास। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, इससे किडनी को निकाल के इससे किडनी में क्या कर देते हैं, लगा देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ही कहा जाता है ट्रांसप्लांट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांट प्रत्यारोपण कहा जाता है। ठीक है, ये नेचुरल फॉर्म में बोल सकते हैं। और यदि मान लीजिए यदि इनमें ऐसा नहीं करते हैं तो आर्टिफिशियल रूप से एक मशीन लगा दिया जाता है। यदि ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं तो इसमें आर्टिफिशियल इसमें किडनी लगा दिया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी, जिसे डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डायलिसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, डायलिसिस जो होता है, ठीक है, वो आर्टिफिशियल किडनी ही होता है ना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और नेक्स्ट यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य में
जो मूत्र होता है उनमें किस तरह से कंपोजिशन और नेचर पाए जाते हैं। तो कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ ह्यूमन यूरिन में यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने 4 यहाँ पे लिखा है। तो पहला वाला जो होता है, इनमें कलर और पिगमेंट कैसा होता है, ठीक है। तो यूरिन का जो रंग होता है वो हल्का सा क्या होते हैं, पीला होते हैं, ठीक है। और पीला होने के जो मेन कारण होते हैं वो यूरोक्रोम पिगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। तो यह जो मडक होता है, यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा डिटेल ले जाता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया कि जो यूरिन का जो कलर होता है वो कौन से कलर में होता है, ठीक है। ये होता है येलो कलर में होता है, ठीक है। तो येलो कलर होने का मेन कारण होता है वो होता है यूरोक्रोम कहा जाता है, ठीक है। क्रोम का मतलब होता है रंग, कलर कहा जाता है, और यूरो का मतलब होता है पीला, ठीक है। तो ये देखें क्या होता है, ये जो लीवर है, इस लीवर में क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे आरबीसीएस पाए जाते हैं, डेड रहता है ये जो डेड आरबीसीएस होते हैं, इन डेड आरबीसीएस से क्या होते हैं, यूरोक्रोम के अलावा भी इनमें कुछ और पिगमेंट्स भी निकलते हैं, यहाँ पर जिसे कहा जाता है यूरोबिलिन कहा जाता है, इसे पाचन वाले में बताया था, और साथ में इसको यूरो इरिथ्रिन भी कहा जाता है, ठीक है। तो याद रखना, ये जो मेन जो प्रभावित जो होता है वो विटामिन जो बी होते हैं, विटामिन जो बी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और यदि आप चुकंदर वगैरह खाते हो ना, तो इससे मूत्र का जो रंग इसी से ही सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, ठीक है। सेकंड जो है वो है इनकी जो नेचर कैसी होती है। तो यूरिन का जो पीएच वैल्यू कितना होता है, 6.0 होता है। तो ये क्या होता है, अम्ली नेचर का होता है, ठीक है। तीसरा होता है गंध। तो यूरिन में एक विशेष प्रकार की गंध पाई जाती है, ठीक है। और साथ में यहाँ पर एक ऑर्गेनिक पदार्थ भी पाया जाता है। उस ऑर्गेनिक जो पदार्थ होता है उसे कहा जाता है, देखिए यूरिनोड कहते हैं, यूरिनोड, ठीक है। तो इस यूरिनोड के कारण ही यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर जो यूरिया होता है वो इस अमोनिया में क्या हो जाते हैं, अवघटित हो जाते हैं। मतलब बोल सकते हैं कि यूरिन का जो गंध होता है वो अमोनिया गैस के गंध आता है, ठीक है। और इस आयतन देखा जाए तो एक सामान्य जो व्यक्ति होते हैं वो 24 घंटे में लगभग 24 आवर में 1000 से लेके 1800 मिली यूरिन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.025 के मध्य में होता है, ठीक है। और इनका कंपोजिशन देखा जाए तो यूरिन में लगभग 95% क्या पाए जाते हैं, वाटर पाए जाते हैं, और 5% अन्य ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं वो पाया जाता है। तो यहाँ पर यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल, आर्सेनिक एसिड, क्लोराइड, सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, साथ में यहाँ पे फास्फेट भी पाया जाता है, और फास्फोरस भी पाया जाता है, यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इनमें क्या होती है, कंपोजिशन होती है इनमें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा और यहाँ पर एक बताना चाहता हूँ यूरिन के बारे में यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो यूरिन है, ठीक है, ये जो यूरिन है, इस यूरिन में यदि ग्लूकोज की मात्रा यदि इनमें बढ़ जाती है, ठीक है, तो इनमें एक रोग होता है, उस रोग को कहा जाता है ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसूरिया कहा जाता है, ठीक है। और कभी कभी इस यूरिन में क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट आ जाता है। क्या आ जाता है, बाइल पिगमेंट, ठीक है। यार पाचन 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 पढ़ रहे थे तो वहां बताया था पेल पिगमेंट।
ठीक है। तो इस पिल पिगमेंट में यहाँ पर एक रोग होता है जिस रोग को कहा जाता है पीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? पीलिया रोग कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा सा ये चीज यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होते हैं कि यूरिन की जो जब हम पानी पीते हैं, ठीक है, जब हम पानी पीते हैं तो पानी पीने से जो यूरिन होते हैं उनमें बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमने बताया कि एक दिन में जो मनुष्य का शरीर होता है लगभग 1.5 लीटर यूरिन निकलता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है वातावरण में परिवर्तन होने की वजह से या ज्यादा गर्मी होने की वजह से जो यूरिन की जो मात्रा होती है वो कभी कभी कम हो जाती है। ठीक है, या तो फिर कभी कभी ज्यादा पानी पीने से, अधिक मात्रा में पानी पीने से कई बार यूरिन लगता है। ठीक है, तो पानी के अलावा यूरिन में और कई पदार्थ पाए जाते हैं। और आपको मालूम है कि आप जब भी आपकी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर जो होता है वो यूरिन और साथ में ब्लड का क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जब करते हैं तो यहाँ पर मैंने इनका क्या क्या कंपोजिशन पाया जाता है वो मैंने यहाँ पर लिखा है ना। तो ऑलरेडी आपको पहले मालूम है कि जो ब्लड में ग्लूकोज पाया जाता है, यूरिया भी पाया जाता है, यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तो ये यूरिन में भी ये सब पाया जाता है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि mg प्रति डेसीलीटर में मैंने यहाँ पर। और हाँ, एक बात और याद रखना, जब भी आप यूरिन टेस्ट कराने जाएंगे या ब्लड टेस्ट कराने जाएंगे तो ये हमेशा खाली पेट में होता है। खाली पेट में, खाली पेट का मतलब होता है कि आप बिना कुछ खाए पिए ही आप जाएंगे टेस्ट कराने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज जो ब्लड होता है वो 82 mg लीटर, यूरिया 29 mg लीटर, यूरिक 7.2 mg लीटर, 7.2 ग्राम यहाँ पर डेसीलीटर में प्रोटीन्स वगैरह पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ये नॉर्मल रेंज है, इतने रेंज में होना चाहिए। ठीक है, इससे ज्यादा या कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तबियत खराब, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है इनमें। ठीक है, नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं वृक्क संबंधित यहाँ पे कुछ कुछ डिसीज होता है, जैसे कि पथरी रोग। ठीक है, स्टोन ऑफ किडनी कहा जाता है। तो इस स्टोन ऑफ किडनी का मेन जो कारण होता है वो होता है कैल्शियम की अधिकता होने की वजह से, या तो फिर कोई भी जीवाणु के संक्रमण के कारण होता है, जिससे वजह से जो हमारे जो यूरेथ्रा होता है, मूत्र मार्ग होते हैं, वहाँ पर जलन और दर्द होता है, और कभी कभी पेट में भी क्या होता है, दर्द होते हैं। ये पथरी रोग में ऐसा होता है, स्टोन ऑफ किडनी रोग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा होता है प्रोस्टेट का बढ़ना। ये लगभग पुरुषों में जब ज्यादा उम्र जब ज्यादा हो जाते हैं, 65 साल के बाद बोल सकते हैं, 70-80 के बीच में, तो वहाँ पर प्रोस्टेट बढ़ने की वजह से बहुत सारी क्या होती है, प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, यूरिन के उत्सर्जन करने में सबसे ज्यादा बहुत प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये डायग्राम बनाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट में क्या होता है, जब ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो बहुत ज्यादा दबाव डालना पड़ता है। देखिए ये है, ये फॉर्मेशन है, आप जानते हैं, ये वाला जो है ये मूत्राशय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैल्शियम की जमा हो गए यहाँ पे। ठीक है, धीरे धीरे और यहाँ पर देखिए बढ़ गया है। ठीक है, जब ये बढ़ जाता है तो वहाँ पर बहुत प्रेशर डाला जाता है, और यहाँ पर जो यूरिन होता है वो बाहर निकालने में क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ऐसे ही रोगों को ही कहा जाता है प्रोस्टेट रोग कहा जाता है। ठीक है,
ठीक है। सेकंड होता है रीनल फेलर हो जाता है, जो किडनी खराब हो जाता है। इससे बहुत सारे कारण होता है। ठीक है। किडनी खराब होने का जो कारण होता है उनमें से एक कारण होता है ब्लड की कमी होना। ठीक है। ब्लड की कमी होने की वजह से ये कभी कभी हृदय जो हार्ट होती है वो हार्ट भी क्या होती है, कमजोर हो जाती है, या तो फिर जो मसल्स होते हैं वो भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है कमजोर होती है। और जिससे वृक्क की जो क्रियाशीलता होती है, जो एक्टिविटी होने की जो क्रियाशीलता होती है, उनमें क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। ठीक है। और तीसरा होता है वृक्क ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, रीनल ट्यूबरकुलोसिस। तो ये भी संक्रमण के कारण होता है, कोई भी बैक्टीरिया या फंगस से संक्रमण होने की वजह से क्या होता है, यूरिन उत्सर्जन करने में प्रॉब्लम होती है और साथ में दर्द महसूस किया जाता है। ठीक है। एक थोड़ा सा और फिर आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा कि कभी कभी क्या होता है ब्लड में, ठीक है, कभी कभी क्या होता है ब्लड में ग्लूकोज की जब मात्रा जब ज्यादा बढ़ जाती है तो वहां पर एक रोग होता है और उस रोग को कहा जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं, मधुमेह कहा जाता है, मधुमेह। ठीक है। इसे डायबिटीज मेलिटस भी कहा जाता है। ठीक है। और ये मैंने बताया कि रक्त में शर्करा या ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से होती है। और ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टाइप 2 और ये होता है टाइप 1। ठीक है। तो टाइप 2 में याद रखना कि लंबे समय से ऐसी स्थिति बन जाती है कि शरीर में, ठीक है, क्या होता है, शरीर में असर डालती है तो खून में क्या होता है, ग्लूकोज से संबंधित होता है। ठीक है। जबकि पहला टाइप 1 होता है वो इंक्रियाज में इंसुलिन की कमी की वजह से बनता है, या तो फिर नहीं बनता। ठीक है। अब आपको मालूम है कि ये जो इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो अग्राशय में पाया जाता है और यही इंसुलिन हार्मोन होता है जो ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, ब्लड में कंट्रोल करने का काम करते हैं। ठीक है। तो ये है मधुमेह, डायबिटीज। ठीक है। तो इस तरह से आज का क्लास यहाँ पर ओवर हो जाता है। तो आपकी उत्सर्जन तंत्र की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर समाप्त होती है। ठीक है। और यदि आपको किसी भी प्रकार की कुछ भी समस्या हो या कुछ भी डाउट है तो प्लीज आप व्हाट्सएप में बताइए। ठीक है। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो लेक्चर। ठीक है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है। थैंक यू सो मच।